गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, आप लोगों को कुछ डाउट है क्या उसमें? अब डाउट नहीं रहने के भी दो रीजंस रह सकते हैं। एक ये है कि बस हमने तो बुक ही नहीं खोली है घर जाके, इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, डाउट ही नहीं आया। दूसरा ये कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और सब समझ में आ रहा है। तो कौन सा रीजन है इसमें से? अच्छा, समझ में आ रहा है, ये रीजन है। ओके, तो आगे बढ़े कि हम लोग फिर, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट लेक्चर में हो गया था, आज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा। तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके लिए कंपोनेंट अल्फा लगता है, मतलब अल्फा हो गया रॉ मटेरियल। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2021। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा, मतलब रॉ मटेरियल की खुद ही डिमांड दे दी, 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा 400। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 20%। तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम कितना रहेगा? 400 का 20%, 80 रुपीज। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000 components at a time। तो एक सीन ये हो गया जो हमको एनुअल डिमांड, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दे दी। डिस्काउंट कब मिलेगा? 4% का, जब सप्लायर के पास हम 4000 कंपोनेंट्स की डिमांड एक बार में ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट है कि ईओक्यू कैलकुलेट करना है, और बी पॉइंट है वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड। तो हम ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें तो डायरेक्टली दी है, हमको सिर्फ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। अब प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे लिए जो ईओक्यू पॉइंट है वो बेस्ट रहता है, राइट, कि उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहती है। तो हम बोलते कि इकोनॉमिक है हमारे लिए इस पे ऑर्डर प्लेस करना। लेकिन हम प्रपोजल ये वाला जिसमें सप्लायर 4% डिस्काउंट दे रहा है ऑन ₹400, ये कब एक्सेप्ट करेंगे? जब हमको टोटल कॉस्ट इस केस में कम रहेगी। तो हमको अल्टीमेटली कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है या टेबल फॉर्म में कंपैरिजन करना है कि अगर हम ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करें, जो भी ईओक्यू क्वांटिटी आ रही है उतना ऑर्डर प्लेस करें, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वर्सेस इस केस में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, बस वही करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। हमारे पास है यूनिट कॉस्ट ₹400। ए मतलब एनुअल डिमांड है 8000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹200 पर ऑर्डर। तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% ऑफ यूनिट कॉस्ट 80 रुपीज। बस अब ये क्यों कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट कर लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 80। यूनिट्स। अब ईओक्यू सिस्टम के हिसाब से हमने एक बार में 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, लेकिन सप्लायर क्या बोलता है, आप 4000 यूनिट्स का एक बार में ऑर्डर प्लेस करो। तो देख लेते क्या होगा तब। इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहेंगे पूरे साल में? हमको 8000 यूनिट्स चाहिए और एक बार हम 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब पूरे साल में हम लोग 40 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे एट ईओक्यू, अगर हम 200 यूनिट्स पर ऑर्डर प्लेस करते हैं।
अब हम लोग जब हमको डिस्काउंट मिलेगा उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी चेंजेस है। तो इफ 4% या if we place an order for 4,000 components, unit cost will be कितनी? ₹400 minus 4%, 384 रुपीस। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देयरफॉर कैरिंग कॉस्ट विल बी इसका 20%, 76.8 रुपीस। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी यहां से अलग रहेंगे, तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू, साल में 8,000 चाहिए थे यूनिट्स, एक बार में 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब पूरे साल में 2 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। सी, अभी तक हमने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस किए ना, मैंने आपको एक कंटिन्यूस फॉर्मेट नहीं बताया कि ऐसा ही करना है। हमने कभी जो है कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली नीचे टेबल में कैलकुलेट की है, कभी हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो पैटर्न कन्वीनियंट लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो। ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है कि इसके बाद यही करना है। हमको सिर्फ मेन आंसर आने से मतलब है, उसके लिए जहाँ कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हो। अगर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैलकुलेट करके रखनी है, उसके बाद टेबल बनाना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली टेबल में भी बता सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। अब हम कंपैरेटिव दोनों का कंपैरिजन करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो यहां हो जाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर इस साइड रहेगा कि अगर हम ईओक्यू पे है, मतलब 40 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं साल में, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी। और अगर हम प्रपोजल पे है 4% डिस्काउंट वाले, तो पूरे साल में 2 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, तो उस केस में टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कॉस्ट। क्या ये दोनों सिचुएशन में परचेज कॉस्ट सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों जगह के यूनिट कॉस्ट अलग अलग है। ईओक्यू पे हम 400 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और प्रपोजल के केस में 4% डिस्काउंट लेस करेंगे 400 में से, तो 384 पे कैलकुलेट करेंगे। तो 8,000 इंटू ₹400 और इधर 8,000 इंटू ₹384, तो ये 32 लाख हो जाएगा। $30,72,000। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, तो फॉर्मूला लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो एक ऑर्डर की है, इधर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 40 ऑर्डर्स है और एक ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट है वो है 200, और इस केस में 2 ऑर्डर्स है और 200 रुपये है एक ऑर्डर की कॉस्ट, तो इधर 800 रुपीज़ हो जाएगा और दिस विल बी 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो है हमको कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला है जो हमने क्वांटिटी ऑर्डर की करना चाह रहे हैं, जैसे ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस हमारा सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इस केस में हमारा जो ईओक्यू है वो कितना क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करना है, 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0
इनटू कैरिंग कॉस्ट है फर्स्ट केस में 80 रुपीज, और इस केस में एक बार में हम कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे 4000 का, तो 4000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इनटू कैरिंग कॉस्ट इधर अलग है 76.8 रुपीज, तो इट विल बी 100 इंटू 80 मतलब 8000 रुपीज, और 2000 इंटू 76.8 1,53,600, तो टोटल कॉस्ट रहेगी पहले मैं प्रपोजल का कैलकुलेट कर लेती हूँ 153,600 प्लस 800 प्लस 30,72,000 टोटल हो जाएगी 32,26,400 और इधर हो जाएगी 32,16,000। कहाँ पे कम है? ऑफ कोर्स ईओक्यू पे कम है, तो हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड, तो हम बोलेंगे द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज, पहले मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस इज इक्वल टू ₹10,400 एज कॉस्ट, total cost at EOQ is less than quantity discount proposal of 4% discount on unit price should not be accepted। या तो इतना पूरा लिखो या लिखो कि द प्रपोजल ऑफ बल्क डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, चलो अब आप लिख सकते हो। सी देखा जाए तो क्वेश्चन में ऑनेस्टली कुछ भी नहीं था, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ पे एनुअल डिमांड में भी आपको कुछ ना कुछ दिया था कि ये चेंजेस है वो चेंजेस है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया है चीजें, बस एक जगह था कि डिस्काउंट की वजह से कैरिंग कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलो लिख लो। सॉरी गाइज, इधर कैलकुलेशन मिस्टेक की है मैंने। दिस इज 400, तो ये 32,26,000 रहेगा और ये 10,000 रहेगा, बस बाकी तो सेम है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये वैरायटी अलग चल रही है, क्वेश्चन की थोड़ा सा लेवल अप किया है। RST Limited has received an offer of quantity discount on its order of material as। तो क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट पे ऑफर मिल रहा है। जैसे अगर हम, जैसे ये टन्स दिया है कि इतना ऑर्डर कर रहे हैं, लेस देन 50, मुझे बताओ लेस देन 50 मतलब कितना, कहाँ तक रहेगा, लेस देन 50 मतलब 49 तक रहेगा। अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ तो क्या मैं जीरो ऑर्डर प्लेस करूंगी, इससे अच्छा मैं ऑर्डर ही प्लेस ना करूँ ना। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। तो रेंज क्या हो गई, 1 से लेके 49 के बीच में। 50 टू लेस देन 100, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 50 से। लेस देन 100 मतलब 99। फिर नेक्स्ट 100 टू लेस देन 200, तो 100 से स्टार्ट होगा, एंड होगा 199 पे। फिर नेक्स्ट 200 से स्टार्ट होगा, टू लेस देन 300 मतलब 299 तक। मोर देन 300 मतलब ये एक्चुअली आपको ये चाहिए 300 एंड मोर, तो 300 से स्टार्ट होगा और रेंज कहां तक रहेगी वो देखते हैं। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल इज 500 टन्स। तो चलो 300 एंड मोर, तो इसको मैं 500 ले लेती हूँ। हम लोग समझ रहे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। जैसे पहले हमने रेंज निकाल ली, ये क्या है इसका मीनिंग देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते कि हमको क्या क्या पता है। जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट दे दी, मतलब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ए पता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 12,500 ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। ये हो गई मेरी कैरिंग कॉस्ट, 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। क्या क्वेश्चन ने ये दिया क्या कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नहीं, इकोनॉमिकल परचेज लेवल पूछा है कि ऐसी लेवल जहां पे हमको इकोनॉमिकल रहेगा, फायदेमंद रहेगा या कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, डायरेक्टली ईओक्यू देते थे तो हमारे पास तो वो फॉर्मूला है, लेकिन आप नोटिस करोगे जैसे हमने जो भी पहले के क्वेश्चंस किए थे, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, आपको हमेशा जो थी यूनिट कॉस्ट एक दी थी 400 रुपए। इसके पहले के भी मैं कोई भी क्वेश्चन देख लूं तो हमेशा हमको यूनिट कॉस्ट देख लो एक स्पेसिफाई करके दी है कि ये है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं सोचूं, देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पर्पस क्या है मुझे ये बताओ। जब हम ईओक्यू पढ़ते हैं या ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा पर्पस क्या रहता है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, कितनी ऑर्डर करनी चाहिए, किस रीजन से, कितनी ऑर्डर करनी चाहिए, क्यों, उतनी ऑर्डर करनी चाहिए जिधर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो सेम रहे। मतलब ये हमको प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि अगर मैं एक साथ 1000 यूनिट्स खरीद रही हूँ तो मुझे ठीक है जो भी परचेज कॉस्ट लग रही है ठीक है, लेकिन अगर मैं ज्यादा यूनिट्स खरीदूंगी तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगी, राइट, कि मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना। भले ही मैं 1000 यूनिट परचेस करूं और सामने वाला मुझे 5% डिस्काउंट दे, तो ये डिस्काउंट का प्राइस कम हो जाएगा कि 100 रुपए का नॉर्मली आता है तो मुझे 5% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये प्राइस कम हुआ। लेकिन वो 1000 यूनिट्स को मैं बुलवा रही हूँ तो मुझे उसको होल्ड करना पड़ेगा, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। फिर दूसरी चीज, मतलब मैं बैलेंस नहीं ढूंढ पा रही थी बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, तो ईओक्यू ने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि ठीक है मैं ये ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के देता हूँ जहां आपको होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम लगेगी। लेकिन उसमें हो क्या रहा था, हमको एक कांस्टेंट प्राइस दी थी कि इस प्राइस पे परचेस कर रहे हैं, मे बी 100 रुपीज पे, ये चेंज नहीं हो रही थी। क्योंकि आप अल्टीमेटली देखोगे हमारी जो
कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट है वो इस पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे भी देखा, हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो है 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्राइस चेंज होती जा रही है, ये कभी 100 है, फिर अगर मैं 1500 यूनिट्स ऑर्डर करूँ तो ये 95 है, फिर मैं 2000 यूनिट्स ऑर्डर करूँ तो ये मे बी 80 है। तो हर बार आप सोचो मुझे कैरिंग कॉस्ट की वजह से कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। हर प्राइस के साथ कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रही है, राइट? तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो रहा, अभी कैलकुलेशंस कितने बढ़ गए हैं। मुझे अल्टीमेटली जो ढूंढना था, ईओक्यू का पर्पस था इन दोनों का एक बैलेंस ढूंढो, लेकिन क्योंकि प्राइस चेंज हो रही है मैं ईओक्यू नहीं अप्लाई कर सकती हूँ इस केस में। तो जब ईओक्यू का एक अजम्पशन रहता है कि प्राइस जो है यूनिट प्राइस सेम रहनी चाहिए, तो वो उस लेवल पे ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करके देता है जहाँ पे होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहती है। बट क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में हर बार प्राइस चेंज हो रही है, जैसे अगर मैं एक यूनिट से लेके 49 यूनिट्स का एक बार में ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मुझे प्राइस लगेगी 9600। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 500 टन, लेकिन ये जो टन्स नंबर दिए हैं ना, ये मैं एक बार में कितना ऑर्डर कर रही हूँ वो दिया है कि अगर मैं एक बार में मे बी 49 टन का ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मुझे 9600 रुपीज लगते हैं पर टन, प्राइस लगती है। अगर मैं 50 से 99 टन के बीच में कुछ क्वांटिटी ऑर्डर करती हूँ तो प्राइस देखो कम लग रहा है क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है 9360। फिर आगे 100 से 199 में ये एंड सो ऑन। हर बार क्वांटिटी जैसे बढ़ते जा रही है वैसे प्राइस जो है वो कम होती जा रही है। तो ऐसे केस में हम ईओक्यू अप्लाई नहीं करेंगे, बट हमको ढूंढना क्या है कि हमने मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल क्या रहनी चाहिए जहां पे कॉस्ट सबसे कम लगे। तो हमारे लिए अल्टीमेटली देखोगे टोटल कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस उसको जो होल्ड करते हैं कैरिंग कॉस्ट। बिना ईओक्यू के फॉर्मूले के जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं मतलब हमको जब डिस्काउंट मिलता है ऐसे केस में हमने कैसे कैलकुलेट किया था, बस सिमिलर तरीके से अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये बात भी समझ में आ गई कि हम इस तरीके से तीनों को हर केस में कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैम आप देखोगे यहाँ पे यूनिट्स देखो, मतलब टन्स देखो कि मैं 1 टन ऑर्डर कर रहा हूँ तब कॉस्ट कितनी लगेगी, 2 टन ऑर्डर कर रहा हूँ तब कितनी लगेगी, 3 कर रहा हूँ तब कितनी, 4 कर रहा हूँ कितनी, एंड सो ऑन। तो क्या आप ऐसे 500 टन जो हमको एनुअल रिक्वायरमेंट है उतने 500 कॉलम बनाओगे क्या, कि 500 कॉलम्स बना लिया उसमें से जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट आई हम उस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? अगर हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में करें, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू करें तो इट इज़ फाइन, बट जब हम मैन्युअली ये चीज़ कर रहे हैं हमको कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट? जैसे अभी आपने कभी मम्मी को चावल बनाते हुए भी देखा होगा, तो मम्मी क्या पूरे चावल को प्रेस करके देखती है क्या कि हर एक चावल पका क्या? मम्मी कोई भी एक चावल लेती है और उसको टेस्ट करती है, जिसको हम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में। तो हम यही करेंगे, जैसे हमको दिया है कि 1 टन से लेके 49 टन तक अगर हम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्राइस ये लगेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से 49 के बीच में कोई भी एक क्वांटिटी रैंडमली ले लेंगे। सपोज मैंने ले लिया कि मैं 25 टन का एक बार में ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो 25 टन क्या ये रेंज में है क्या 1 से 49 के बीच में? यस। तो अगर मैं 25 टन का ऑर्डर प्लेस करती हूँ, प्राइस मुझे ये लग रहा है, तो इसके हिसाब से मैं टोटल तीनों निकाल लेती हूँ, मतलब ये तीनों, तो मेरा आंसर ठीक आएगा क्योंकि प्राइस ये रेंज के लिए सेम है ना। वहीं ये रेंज में से मैं कोई एक फिगर उठा लेती हूँ
बस ये जो सैम्पलिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं वही यहाँ पे स्टैट्स में यूज करते हैं, वही हम यहाँ लॉजिक यूज करने वाले हैं उसका। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हम इसको टेबल फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5, तो मुझे टोटल वैसे देखा जाए 6 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, उसमें से एक रहेगा पर्टिकुलर्स का। पहले आप लोग इधर ध्यान दे दे, फिर उसके बाद लिखने का टाइम दे दूंगी, तब आप लोग वो कर लेना, क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मैंने बनाया पर्टिकुलर्स। अब मैं क्या करूंगी, जो हमने रेंज डिसाइड की है, जैसे लेस देन 50 मतलब क्या आ रहा है वो मैं लिख देती हूँ, 1 से 49 टन, यहाँ 50 से लेके 99 टन, 100 से लेके 199 टन, 200 से लेके 299 टन, और मोर देन 300 मतलब 300 से लेके 500 टन। 500 क्यों लिया क्योंकि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट ही 500 है ना, 600 रहती तो 600 ले लेते थे, 500 दिया इसलिए 500 टन ले लिया। तो यहां मैं फर्स्ट जो लिखती हूं वो है एनुअल रिक्वायरमेंट। सारे केसेस में एनुअल रिक्वायरमेंट सेम है, राइट? तो हर केस में मैं लिख दूंगी 500। फिर इसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मैंने आपको जो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से अगर मुझे हर एक रेंज में से एक फिगर चूज करनी है तो मैं क्या चूज करूंगी। मैंने आपको बोला आप रैंडमली चूज कर सकते हो, लेकिन आप रैंडमली भी चूज करोगे तो आपने थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। जैसे हमको ये तीनों चीज काम की है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। परचेज कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है मतलब 500 टन इनटू जो परचेज प्राइस है, तो परचेज कॉस्ट जो हो गई, तो ये सॉर्टेड है, डायरेक्टली दिया है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अभी तक हमने कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एक बार जो ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट है। इस केस में हमको डायरेक्टली दे दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 12,500, बट हमको चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब ईओक्यू दिया रहा तो हम ईओक्यू बाय 2 लेते हैं, लेकिन जब ईओक्यू नहीं दिया रहा, इस टाइप के जो केसेस थे, जो ईओक्यू रिप्रेजेंट करता है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम वही ले लेते हैं कि क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब इसमें से मुझे इस फर्स्ट चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड में मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो हमें एनुअली रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय एक बार में हम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट? हम नॉर्मली एनुअल रिक्वायरमेंट बाय ईओक्यू लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारा ईओक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि प्राइस हर बार चेंज हो रही है और ईओक्यू का एक अजम्पशन भी रहता है कि प्राइस सेम होनी चाहिए हर टाइम पे। तो यहाँ पे ईओक्यू क्या वैसे रहता है कि एक बार में हम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऑर्डर्ड ले लेती हूँ, ठीक है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे कंफर्म पता है कि 500 टन है, ये क्वांटिटी ऑर्डर्ड मुझे चाहिए जिसके बेसिस पे मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करूँ। अब देखो मैं ट्राई क्या करूँगी,
कि मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है ना वो राउंड फिगर में आए, होल नंबर आए, डेसिमल में ना आए। ऐसा हम ट्राई करेंगे, जरूरी नहीं है, कैलकुलेशंस इजी होने के लिए ट्राई करेंगे। तो अगर मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 500 टन है तो मैं इससे जो भी नंबर डिवाइड करूंगी मैं चाहूंगी कि यहाँ पे एक होल नंबर आए, डेसिमल में नहीं आए। तो ऐसा नंबर डिवाइड करूँ ना जो 500 से डिवाइड करे तो होल नंबर आएगा। तो वो नंबर कैसे ढूंढेंगे? वो नंबर होना चाहिए हमारा इस रेंज में 1 से 49 के बीच में। ये हम सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं, कॉमन सेंस। मैं आपको एक और तरीका बाद में बताऊंगी, बट 1 से 49 के बीच में ऐसा नंबर ढूंढो जो 500 डिवाइडेड बाय दैट नंबर एक होल नंबर आए। तो मैं ले सकती हूँ, 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 10 ले सकती हूँ, 20 ले सकती हूँ, 25 ले सकती हूँ। 50 नहीं ले सकती क्योंकि वो 1 से 49 के रेंज में नहीं आ रहा है। तो मैं रैंडमली मेरे हिसाब से मैं 25 ले लेती हूँ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? 20 ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट ये हो गई, मैं यहाँ पे लिखूंगी क्वांटिटी ऑर्डर्ड। तो फर्स्ट केस में मैंने रैंडमली लिया, हाँ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख दो रैंडमली, कि आपको आगे चल के ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम ये 25 क्यों लिया हमने। तो लगे तो हिंदी में भी रीजन लिखना है लिख लो, लेकिन 25 लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करूं, द रेंज इज 50 to 99। अगेन मेरी सेम अंडरस्टैंडिंग रहेगी ये वाली, कि 500 में से ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आए वो होल नंबर रहे। तो मैं एक काम करूंगी, अब जो फर्स्ट इसके है, कैलकुलेशन इजी करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो मैं ये रेंज का जो फर्स्ट नंबर है 50 वो ले लेती हूँ, इसका 100 ले लेती हूँ, इसका 200 ले लेती हूँ, इसका 300 ले लेती हूँ। अब एक पॉइंट आ रहा है जहां पे ये डिविजिबल नहीं है, बट मैं वो छोड़ देती हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा इजी करना चाह रही हूँ। ओके, तो अब थर्ड स्टेप में क्या करूंगी? थर्ड लूंगी मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 200, 2.5, दिस विल बी 500 डिवाइडेड बाय 300, 1.67 या 6666, चलो 6666 ले लेते। देखो अब मैं चाहती तो मैं इधर 250 भी ले सकती थी, और मैं ले सकती हूँ, मैं उससे भी आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी। बट फर्स्ट यहाँ पे देखो ये नंबर छोटा है तो डिसाइड करना इजी है कि मैं कौन सा नंबर ले लूँ। बाकी जगह दिमाग नहीं लगाना है तो आप रेंज का फर्स्ट नंबर ले लो कि 50, 100, फिर 200 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे, 300 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे, उसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा कि इस रेंज में प्राइस कितनी है, तो परचेज कॉस्ट जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, तो 9600, ये मैं लिख देती हूँ कि ये गिवन है। फिर ये है 9360, 9120, 8880 और 8640। ओके, अब मैं फोकस सिर्फ एक कॉलम पे कर रही हूँ, हम इसका कैलकुलेशन करते फिर आगे का भी करते जाएंगे। परचेज कॉस्ट 1 टन की ये मुझे दे दी, तो अब मैं टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या? कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस मतलब पॉइंट नंबर 4 इनटू क्या, जो हम क्या है, दिस इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट, जो हमको रिक्वायर्ड है एनुअली। तो हर केस में 0.4 इंटू 0.1 रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट है 9600 प्राइस है इंटू 500, 48 लाख रुपीस। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है मेरा पॉइंट नंबर 3
इनटू एक बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो लगता है 12,500 जो क्वेश्चन में दिया है दिस पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 3 है मेरा 20 इंटू 12,500, दिस इज 2,50,000 रुपीज। फिर कैलकुलेट करूंगी टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? वैसे EOQ बाय 2 रहता है, बट EOQ क्या बताता है हमारा कि एक बार में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमारे केस में एक बार में देखो हमने चूज किया कि 25 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब 25% ऑफ पॉइंट नंबर 5। समझ रहा है? ये हमने कॉमन में फॉर्मूला लिख दिया। 25% ऑफ पॉइंट नंबर 5 मतलब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 25% ऑफ दिस। तो फर्स्ट केस में क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 2 है कि मैंने क्वांटिटी ऑर्डर की है 25 एक बार में, उसको मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ इनटू 9,600 का 25% मतलब 2,400। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन क्या हुआ? 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 2,400। तो ये कॉस्ट हो जाएगी ₹30,000। समझा आपको? अभी सिर्फ हमने एक चीज का किया है, ये रेंज का, फर्स्ट रेंज का किया है। कैसे कैसे किया? एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। क्वांटिटी ऑर्डर्ड मैंने रैंडमली किया, ऐसा नंबर चूज किया जो 500 से डिविजिबल है बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, ये चूज कर लिया। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट किए जो रहता है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन क्वांटिटी जो हम एक लॉट में ऑर्डर करेंगे। परचेज कॉस्ट हमको दे दी इस रेंज की क्वेश्चन में। टोटल परचेज कॉस्ट रहेगी परचेज जो गिवन कॉस्ट है इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट रहती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये इनटू क्या 12,500 जो भी हमको अगेन क्वेश्चन में दिए कि एक ऑर्डर की कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है जो हमने यूज करके कैलकुलेट कर लिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या रहेगी? एडिशन ऑफ पॉइंट नंबर 5 प्लस 6 प्लस 7। तो टोटल परचेज कॉस्ट विल बी 48 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 30,000, 50,80,000 रुपीज। सेम तरीके से हम यहां कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग कॉलम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मेजर पार्ट क्या आता है, ये चारों चीजें लिख लेना, इसके बाद के हमको तो पता ही है क्या करना है। तो आप लोग भी अपने बुक में खुद कैलकुलेट करिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कैलकुलेट करती हूँ। और जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा कम समझा है वो फिर पहले यहाँ ध्यान दे दो और फिर लिखो बाद में। टोटल परचेस कॉस्ट सेकंड में जब 50 से 99 रेंज रहेगी 9360 इंटू 500 तो 46,80,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी 10 इंटू 12,500 मतलब 1,25,000। कैरिंग कॉस्ट रहेगी 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 9360 का 25% 2340। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये कैसे आया 9360 का 25%। तो 25 इंटू 2340 58,500। फिर इस केस में टोटल कॉस्ट रहेगी हमारी 46,80,000 प्लस 1,25,000 प्लस 58,500 48,63,500। ओके, अगले केस में देखते हैं। टोटल परचेज कॉस्ट रहेगी हमारी 9120 इंटू 500 45,60,000।
ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी 12,500 इंटू 5, 62,500। कैरिंग कॉस्ट रहेगी हमारी 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 9120 का 25%। तो 9120 का 25% इंटू 50, 1,14,000 हाँ 1,14,000। इसकी टोटल कर लेते हैं। 45,60,000 प्लस 62,500 प्लस 1,14,000, तो ये हो जाएगा 47,36,500 रुपीज। नेक्स्ट केस में हम कैलकुलेट करेंगे 500 इंटू 8880, तो 44,40,000। देन दिस विल बी 12,500 इंटू 2.5, 31,250. Then carrying cost will be 200 divided by 2 plus 0 into 8880 into 25%. 222 और 222 मतलब 2,22,000 रुपये। इसकी टोटल हो जाएगी 46,93,250 रुपीज। और जो हमारा लास्ट केस है उसमें 500 इंटू 8640 43,20,000। देन जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 12,500 इंटू 1.666666 ले लूँ मैं, तो इट विल बी 20,833। और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो रहेगी 300 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 8640 का 25%। मतलब 3,24,000। और इन तीनों की टोटल विल बी 40, एक सेकेंड, 32 48,52,000 to 52,333। ओ आई थिंक मैंने एक मिस्टेक की है, सॉरी, दिस विल बी 46,64,833। एक्चुअली ये 20,000 को मैंने 2,83,000 ऐसे कुछ लिया था, तो 20,833 ऐड कर दो और ये तीनों को ऐड कर दो तो ये टोटल आएगी। अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड आउट करना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी कौन सी, कॉस्ट कौन सी है। तो हमारे लिए जब सबसे कम कॉस्ट लगेगी हम वो परचेस करेंगे। इधर 50 लाख, 48 लाख, 47 लाख, 46 लाख, 93,000, 46 लाख, 64,000। तो हम चूज कौन सा करेंगे, ये वाला ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोस्ट, क्वेश्चन में पूछा कि मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल कौन सा रहेगा, तो हम बोल देंगे कंक्लूजन में ये वाला। देयरफॉर मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल विल बी 300 एंड मोर। जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से हमने लिखा। अब आप लोग बस 2 मिनट ध्यान दो, मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से चूज करो कि 25 ले लो जो 500 से डिविजिबल है। सपोज मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेती थी बिटवीन दिस रेंज, मैंने ले लिया मे बी
30 ले लिया, इस केस में मैंने ले लिया 80, फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ सपोज 190, और इस केस में 250 ले लो, या चलो 280 ले लेते हैं, और यहाँ पे 390 में भी। अब कैलकुलेशन करके देखते कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब सही मीन्स मेन आंसर क्या है कि हमारी जो लास्ट रेंज है ये सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी। अब मैं रैंडमली चूज करके फटाफट कैलकुलेट करके देखती हूँ कि वही हो रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 500 डिवाइडेड बाय 30, तो 16.6666। इसके बेसिस पे मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो 1.66 को मैंने 12,500 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,08,333, राउंड फिगर में ले रही हूँ। क्या मेरी परचेज कॉस्ट चेंज होगी क्या? नहीं। परचेज कॉस्ट क्या थी मेरी? एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू 9600, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से वो तो चेंज नहीं हो रही है। कैरिंग कॉस्ट में चेंज आएगा? यस, कैरिंग कॉस्ट विल बी क्वांटिटी ऑर्डर्ड, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2400, मतलब 36,000। तो इसकी टोटल हो जाएगी 36,000 प्लस 2,08,333 प्लस 48 लाख, मतलब दिस विल बी 50,44,333। अब इस नेक्स्ट केस में देखते हैं 500 डिवाइडेड बाय 80, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर 6.25 इंटू 12,500 किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 78,125। ठीक है, ये कॉस्ट परचेज कॉस्ट सेम रहेगी। कैरिंग कॉस्ट रहेगी मेरी 80 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 40 इंटू 2340, इट विल बी 93,600, और इन तीनों की टोटल कर दूं अगर मैं तो इट विल बी 48,51,725। आगे बढ़ते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 190, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 2.6315, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 32,895 पकड़ लेती हूँ, और कैरिंग कॉस्ट विल बी 190 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9120 का 25%, मतलब 2,16,600, और इन तीनों की टोटल मतलब टोटल कॉस्ट विल बी 48,09,495। फिर जब हम 280 को ऑर्डर करते हैं तो 500 डिवाइडेड बाय 280, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1.785, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 22,321, और कैरिंग कॉस्ट विल बी 280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8880 का 25%, तो दिस विल बी 3,10,800। इधर कॉस्ट हो जाएगी आपकी 47,73,121, और लास्ट केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे 1.28 इंटू 12,500, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी हमारी 16,025, और कैरिंग कॉस्ट विल बी 390 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8640 का 25%, तो 421,200। तो इसकी टोटल हो जाएगी 47,57,225। देख लो, आप अल्टीमेटली अब आंसर्स कंपेयर करो। 48 लाख, 49 लाख, 48 लाख 51,000, 48 लाख 9,000, 47 लाख 73,000, 47 लाख 57,000। तो सबसे कम क्या आया? इधर ही आया। तो मैं अगर रैंडमली कोई दूसरा नंबर भी लेती थी इधर, तो आंसर मेरा सेम आता था कि इसी रेंज को हमने चूज करना चाहिए और यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इट विल बी इकोनॉमिकल। ओके, तो जो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ही टारगेट रखना है कि इस रेंज में का मैं कोई नंबर लूँ, और हम ऐसे नंबर्स क्यों ले रहे हैं जो 500 से डिविजिबल थे, ताकि हमको कैलकुलेशंस जो है वो होल नंबर में आए, ज़्यादा डेसिमल्स में डील ना करना पड़े। सिर्फ यही एक रीज़न था। ठीक है, अब आप लिख सकते हो।
तो ये पार्ट मैं हटा देती हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा शॉक भी आ रहा होगा तो आप कोई और रैंडम नंबर बिटवीन दीज रेंजेस लेके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके देखो, जब तक आपका मन नहीं भरता है कि मैम ने जो बोला है वो सही है। ठीक है, तो आप लिख लो अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका। तो पहले मैं आपको जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं ये दो कॉलम्स आप पहले लिख लो, मतलब ये तीन कॉलम्स बना लो, फिर मैं आपको साइड का पोर्शन दे दूंगी क्योंकि वो उतना जूम नहीं हो पा रहा है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके मॉड्यूल का ही इलास्ट्रेशन 16 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स with respect to a particular item of materials of a manufacturing company, calculate the best quantity to order। पैटर्न सेम दिख रहा है क्या, देख लो कि हम एक टन में मतलब प्राइस पर टन और ये क्वांटिटी देती कि हम लेस देन 250 टन ऑर्डर करते हैं, मतलब समवेयर बिटवीन 1 to 249 टन, तो ये प्राइस लगती है। फिर 250 से लेके 799 टन तक ऑर्डर करते हैं तो ये प्राइस लगती है। 800 से लेके 1999 तक ऑर्डर करते हैं तो ये प्राइस लगती है, एंड सो ऑन। Annual demand for the material is 4000 ton. Stock holding costs are 20% of material cost per annum. Delivery cost per order is ₹6। तो ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ये मेरी स्टोरेज कॉस्ट हो गई या कैरिंग कॉस्ट हो गई। अगेन जो मैंने रीजन पहले के क्वेश्चन में बताया था कि हम ईओक्यू यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप एक चीज समझ लो, जब ऐसे रेंज के क्वेश्चंस है ईओक्यू के बारे में सोचना ही छोड़ दो, हमको टेबल फॉर्मेट में ही बनाना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो हम डायरेक्टली टेबल बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स लगेंगे, तो पर्टिकुलर्स मिला के टोटल 6 कॉलम्स।
तो फर्स्ट कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, फिर हम जितनी भी रेंज बना रहे उसका। तो मैं यहाँ पे एक, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये था कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे रेंज लिख दी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपके मॉड्यूल में किया है, उन्होंने डायरेक्टली इसमें से रैंडम नंबर ले लिया और इधर लिख लिया। जैसे इसमें से रैंडम नंबर ले लिया लेस देन 250 तो 200 ले लो। जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर्ड के लिए एक सेकंड पॉइंट अलग से लिखा था, मॉड्यूल में ये किया है कि उन्होंने वो रैंडम जो क्वांटिटी ऑर्डर्ड है वो डायरेक्टली इधर लिख लिया मन से नंबर लेके। फिर 250 से 800 के बीच में मैंने आपको बोला फॉर कन्वीनियंस हर एक की लोअर लिमिट ले लो। तो ये 250, 800, 2000, 4000 सब प्रेजेंटेशन का खेल है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये अगर आपको अच्छा मेथड लग रहा होगा तो आप इससे भी कर सकते हो, बट मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी। और अगेन मॉड्यूल में आपका ये तरीका दिया है तो मैं इसलिए उसके लिए सेम तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट, लिख देते हैं, दैट इज 4000 टन। हर केस में सेम रहेगा। इसमें मैं थोड़ा सा स्पीडीली कर रही हूँ क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। जो था मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, पूरा कॉपी पेस्ट है। और जो बच्चों को खुद होके ट्राई करना है वो मैंने टेबल बना दिया है, अब आप आगे का ट्राई कर सकते हो। फिर सेकेंड पॉइंट है मेरा कि इस क्वांटिटी के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 4000 डिवाइडेड बाय 200, इधर 4000 डिवाइडेड बाय 250, 4000 डिवाइडेड बाय 800, 4000 डिवाइडेड बाय 2000 और 4000 डिवाइडेड बाय 4000, मतलब हम एक साथ पूरा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो दिस विल बी 20, 4000 डिवाइडेड बाय 250 मतलब 16, 5, ये 2 और ये 1। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा कि हम हर एक के लिए कॉस्ट कितनी है। तो परचेस कॉस्ट फर्स्ट, ये जो रेंज में है 6 रुपए, देन 5.9, देन 5.8, 5.7, 5.6। हाथों हाथ हम टोटल परचेस कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल परचेस कॉस्ट विल बी और पॉइंट नंबर 3 इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर 1। तो ये हो जाएगा 24,000 टन। 4000 इंटू 5.9 मतलब 23,600, सॉरी रुपीज में है ये, रुपीज। फोर 4000 इंटू 5.8 23,200 रुपीज। 4000 इंटू 5.75 22,800 रुपीज, और 5.6 इंटू 4000 मतलब 22,400 रुपीज। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब पॉइंट नंबर 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट एक के लिए कितनी दी है 6 रुपए, तो इंटू 6। तो पॉइंट नंबर 2 है 20 इंटू 6 मतलब 120 रुपीज। 16 6 96 रुपीज, 5 6 30, ये 12 रुपी और ये 6 रुपीज। फिर कैलकुलेट करेंगे हम कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये टोटल ऑर्डरिंग थी, ये टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट केस में है 6 रुपीज, तो 6 का 20%। ये विजिबल है क्या? चलो मैं अच्छे से लिख देती हूँ। इंटू 6 का 20%। नेक्स्ट केस में कितना रहेगा 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 और 5.9 का 20%। फिर
फिर रहेगा हमारा 800 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 5.8 का 20% एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 का 20% इंटू 100 रुपीज़ 120। 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.9 का 20% रुपीज़ 147.5। दिस विल बी 400 इंटू 5.8 का 20% रुपीज़ 464। देन नेक्स्ट विल बी, अब मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ बट मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रही हूँ, 1000 इंटू 5.7 का 20% 1140 रुपीज़। और लास्ट विल बी 4000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2000 इंटू 5.6 का 20% 2240 रुपीज़। बस इन सब की टोटल कर ले तो टोटल कॉस्ट, और जो सबसे कम है उसको हम उतनी क्वांटिटी पे फोकस करेंगे कि उस रेंज में कोई क्वांटिटी हम ऑर्डर करें। तो पहले की जो टोटल रहेगी 24,000 प्लस 120 प्लस 120 24240। सेकेंड 23,600 प्लस 96 प्लस 147.5 23,843.5। 23,200 प्लस 30 प्लस 464 23,694। 22,800 प्लस 12 प्लस 1140 23,952। 22,400 प्लस 6 प्लस 2240 24,646। अब आप मुझे बताओ लोवेस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? हमारी लोवेस्ट कॉस्ट आ रही है 23,694, मतलब कौन सी रेंज? 800 वाली। तो हम क्या बोलेंगे कि देख लो 800 यूनिट्स पे ऑर्डर करो, या फिर जो रेंज उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब इधर। ओके, सिंपल है, बस वो चीज समझनी थी। उसके बाद क्या है, हम टोटली करते जा रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे आई थी हमारी? पॉइंट नंबर 3 परचेज कॉस्ट प्लस 4 प्लस 0.4 प्लस 5 प्लस 6। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, कि आप एक्सप्लेन कर दे रहे हो कि टोटल कॉस्ट कैसे आई, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर दो तो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट फॉर्म होता है। इसके आपको मार्क्स, मतलब अच्छे प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे। बस एक कंक्लूजन लिख देना है हमको, जो क्वेश्चन में पूछा एग्जैक्टली वही टर्म में लिखना है। कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर will be 800 but less than 2000, less than 2000। डन। चलो, अब आपको कुछ लिखना होगा तो लिख लो इसमें से। चलो,
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। X Limited has received an offer of quantity discount on its order of material as। सेम दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है क्या? लेस देन 500, फिर प्राइस, देन सो ऑन, जो रेंजेस दे दिए। एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 5000 टन। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 and the stock holding cost is estimated at 20% of material cost per annum। अभी तक पूरा पैटर्न सेम है, कोई भी अलग पॉइंट नहीं है। कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, ठीक है, यही हम करते आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबाउ क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्राइस पर टर्न इज 1500। आपको ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है मुझे बताइए। ये इतना पार्ट तो मैं आपको खुद ही बता दे रही हूँ कि हम जो भी अभी करते आ रहे हैं ना, सेम टेबल बना के सेम तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे। बात आती है यहाँ पे कि इससे आपको क्या समझ रहा है। व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबाउ क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट्स ऑफर्ड। कोई भी डिस्काउंट ऑफर्ड नहीं हो रहा है एंड द प्राइस पर टर्न इज 1500 रुपीज। देखो, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी आप बोलोगे कि मैम कितना इजी था ये। आप लोग जैसे हम ये वाला फॉर्मेट है, मतलब रेंज दी है आपको, हम लोग ईओक्यू क्यों नहीं यूज कर रहे थे? मैंने आपको क्या रीजन बताया था कि प्राइस अलग अलग रहती है और ईओक्यू का वन ऑफ द अजम्पशन समझ लो ऐसा है कि प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि प्राइस चेंज होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी उसके साथ चेंज होगी, तो बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशंस रहेंगे। तो जब इन्होंने हमारा वो इशू ही सॉल्व कर दिया कि उन्होंने प्राइस कांस्टेंट दे दी, नो डिस्काउंट, तो मुझे बताओ क्या मैं ईओक्यू कैलकुलेट करके ये फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या? तो इस पार्ट में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल दिया कि ईओक्यू कैलकुलेट करो। तो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगी मेरी यूनिट कॉस्ट, ये मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो सिर्फ हमको लाइन का मीनिंग समझना था। कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको अभी कुछ नया नहीं सिखाया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने सिर्फ याद दिलाया कि क्या पॉइंट था। तो इस तरीके से ही आपको खुद होके सोच आपकी बननी चाहिए कि ईओक्यू हम यहाँ क्यों नहीं लगा रहे थे और अब ईओक्यू क्यों लगेगा, क्योंकि प्राइस उन्होंने एक ही दे दी, सिंगल प्राइस दी, देयर इज नो डिस्काउंट, चेंज नहीं हो रही है प्राइस। ओके, तो एक बार आप लोग खुद ये क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ इसके लिए। चलो।
चलिए, इसका एक्चुअली आंसर यहाँ पे 2000 प्रिंटेड था, बट एक्चुअल आंसर 200 यूनिट्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल बनाने से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें कॉलम्स चाहिए हमें 1 2, ये है 5 और एक पर्टिकुलर्स का 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर्स, फिर हम ऊपर रेंज लिख देते हैं, लेस देन 500 मतलब 1 से लेके 499, 500 से लेके 999 तक दूसरी रेंज। तीसरी रेंज विल बी 1000 से लेके 1999, फिर 2000 से लेके 2999 और 3000 एंड अबाव। पहला पॉइंट जो हम लिख देंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी डिटेल्स दी है कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 5000 टन्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं कि हर रेंज के लिए प्राइस कितनी है, या चलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स से ही स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए सबसे पहले हमको एक क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि एक बार में हम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर ये हमने रैंडमली चूज किया है। ओके, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है रैंडमली, ये बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें से मैं चूज कर लेती हूँ सपोज फर्स्ट रेंज में से 200, देन इसमें इसको 500, देन चलो 200 नहीं 250 चूज कर लेती हूँ कैलकुलेशन पर्पज से। ये 1000, 2000 एंड 3000। इसके बेसिस पे मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5000 डिवाइडेड बाय 250 मतलब 20, देन दिस विल बी 10, फिर ये हो जाएगा 5, 5000 डिवाइडेड बाय 2000 2.5 और 5000 डिवाइडेड बाय 3000 1.6666। आगे मैं लिख देती हूँ कि हर एक के लिए जो परचेज प्राइस है वो कितनी है रेंज में। तो परचेज प्राइस 1200 रुपीज, 1180, 1160, 1140 और 1120। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल परचेज कॉस्ट। तो टोटल परचेज कॉस्ट विल बी योर एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस। तो 5000 इंटू 1200 60 लाख रुपीज, 5000 इंटू 1180 59 लाख, 5000 इंटू 1160 58 लाख, ये कितना आएगा 57 लाख। यस, और 1120 इंटू 5000 मतलब 56 लाख। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है हमारे पॉइंट नंबर 3 इंटू एक ऑर्डर के लिए 1200 रुपये जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो 250 सॉरी 20 इंटू 1200 24,000 रुपीज, फिर 1200 इंटू दिस तो 12,000 रुपीज, देन 5 इंटू 1200 6,000 रुपीज, फिर
1200 इंटू 2.5 3000 और उसके बाद 1.666666 इंटू 1200 2000 के अराउंड है। ओके, लास्ट रहेगा हमारा क्या, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर विच इज पॉइंट नंबर 2। तो 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक जो है इनटू हमारी जो परचेस कॉस्ट है 1200, उसका कितना परसेंट है, 20%। तो 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1200 का 20%, 30,000 रुपीज। देन अब मैं कैलकुलेशन का लिख नहीं रही हूँ, वो आप लोग खुद देख, मतलब नीचे लिखना हो तो लिख देना, मैं ओरली आपको बता रही हूँ। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 250 इंटू 1180 इंटू 20%, 59,000। एक मिनट मुझे चेक करने दो ये। राइट, हाँ। नेक्स्ट रहेगा हमारा 1160 का 20% इंटू 500, तो 1,16,000 रुपीज। फिर 1140 का 20% इंटू 1000, तो 2,28,000 रुपीज। और 1500 इंटू 1120 का 20%, 3,36,000 रुपीज। बस अब टोटल करनी है, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ कौन से लेवल पे सबसे कम कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट 60 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000, 60,54,000 रुपीज। 59 लाख प्लस 12,000 प्लस 59,000, तो रुपीज 59,71,000। 58 लाख प्लस 6,000 प्लस 1,16,000 मतलब 59,22,000। 57 लाख प्लस 3,000 प्लस 2,28,000, तो दिस विल बी 59,31,000। 56 लाख प्लस 2,000 प्लस 3,36,000, तो दिस विल बी रुपीज 59,38,000। तो चेक करो कि लोवेस्ट कहाँ पे आ रहा है। ये 60 लाख तो हटा ही दो, 59,71 भी हटा दो, 59,22,000 आ रहा है और इधर 31 और 38, तो लोवेस्ट इधर है। तो ये कौन सी रेंज है हमारी, 1000 से 2000, राइट, मतलब 1000 एंड लेस देन 2000, देख लो। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या लिखना है, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल will be 1000 ton and less than 2000 ton। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ। होप आपको अब ऐसे टाइप का कुछ भी आ जाए तो इसमें दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अब इसमें देने के लिए कुछ अगर चेंज ये भी दे दिए कि पहले जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी लगती है, फिनिश गुड्स की डिमांड आपकी सपोज साल की 5,000 है या मंथली 5,000 है, और एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको 1.5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो उस बेसिस पे आप रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड कैलकुलेट करोगे, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो वेरिएशन में इंस्टीट्यूट ऐसा भी कुछ इसमें आपको वेरिएशन दे सकता है, लेकिन एक चीज जो ध्यान रखनी है, जैसे ही रेंज का क्वेश्चन आया इस टाइप का, EOQ इज नॉट एप्लीकेबल, हमको सॉल्व इस तरीके से ही करना है। सेकेंड पॉइंट तो इजी था, आपको क्या कैलकुलेट करना है EOQ के हिसाब से, तो EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू 1200 डिवाइडेड बाय
कॉस्ट कितनी फिक्स की थी, परचेज प्राइस 1500, तो 1500 का 20%, तो द आंसर विल बी 200 यूनिट्स। ठीक है, एज पर EOQ हमने 200 यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए। डन, चलो लिख लो। ओके, डन गाइस। चलो, तो अब जो है हमने मटेरियल रिलेटेड कौन कौन से पार्ट्स कवर कर लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक था जो EOQ रिलेटेड था, इसमें जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे, एनुअल रिक्वायरमेंट को लेके, कैरिंग कॉस्ट को लेके, ऑर्डरिंग कॉस्ट को लेके, ये सारे हमने कवर कर लिए थ्रू एग्जाम्पल्स। फिर एक पार्ट वो आता है जहां हमने समझा कि EOQ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए जहां पे रेंज इन्वॉल्व थी, राइट। यहाँ पे EOQ एप्लीकेबल नहीं रहेगा जो हमने अभी जस्ट देखा। अब इससे रिलेटेड पार्ट होता है खत्म। तो EOQ ने हमको क्या बताया कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है या ऑर्डर करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट में बैलेंस मेंटेन रहे, या ये बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल रहे। ठीक है, तो मेरे लिए ये इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक रहेगी, ये क्वांटिटी इकोनॉमिक रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर ऑर्डर प्लेस करूंगी, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पता है कि EOQ लेवल क्या है, सपोज 1000 यूनिट्स का आया, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे पता है यही मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, तो मैं इसी का ऑर्डर वापस प्लेस करूंगी। जब ये 1000 यूनिट्स है मेरे पास, अब हर एक पॉइंट पे 1000 यूनिट तो नहीं रहेगी, जैसे ही मैं आ गई मेरे पास 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, वो क्वांटिटी मेरे पास आ गई, तो मैं यूज भी करूंगी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल को, यूज किया किया किया, ये 1000 से कम होगा। एक पॉइंट आएगा जब ये मे बी 0 की तरफ है, मतलब 10 यूनिट्स ही बचे एग्जाम्पल। अब ये 10 यूनिट्स ही बचे हैं मेरे पास, तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, ऑर्डर प्लेस करूंगी, फिर मेरे पास वापस कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूंगी मैं, मेरे लिए इकोनॉमिकल लेवल कौन सी है,
ये वाली, तो मैं वापस 1000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूंगी। तो जब मैं ऑर्डर वापस प्लेस करूंगी तो मैं बोलूंगी कि मैं रीऑर्डर कर रही हूँ, वापस ऑर्डर कर रही हूँ। तो मेरे लिए रीऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगी? 1000 यूनिट्स की। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये इकोनॉमिकल है ना, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन्ड है। तो मैं वापस क्यों ये झंझट में फंसू कि यार अब मेरे लिए क्या रहेगा इकोनॉमिक लेवल। एक बार मुझे पता चल गया कि 1000 यूनिट्स अप्रोप्रिएट है, इकोनॉमिकल है हमारे लिए, तो जैसे ही पहला लॉट जो है वो हम यूज करते करते वो कम हो गया, तो हम वापस दूसरा लॉट का ऑर्डर प्लेस करेंगे सेम नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए। तो बस इसको टर्म चेंज करके बोला है हमने, क्योंकि हम वापस ऑर्डर उसी का कर रहे हैं, तो इट विल बी रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अब देखोगे तो रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू और आरओक्यू देखा जाए तो सेम ही है, क्योंकि हम वापस ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का करेंगे? जो हमारे लिए ईओक्यू है। तो मेरे लिए अगर मैं पूछूं मतलब कि आरओक्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आप बोलोगे कि हम उतना ही ऑर्डर करेंगे जो इकोनॉमिक है। तो जो ईओक्यू का फॉर्मूला था वही हमारा आरओक्यू का फॉर्मूला रहेगा। तो बोलना ये चाह रही हूं मैं कि ईओक्यू और आरओक्यू जो है हम लोग एक के जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला इसीलिए सेम आएगा। ओके, तो इंटरचेंजेबल है ये टर्म्स हमारे चैप्टर में। रीजन क्या बताया मैंने कि वापस हम कितना ऑर्डर करेंगे जो हमारे लिए ईओक्यू है, यही हमारे लिए इकोनॉमिक है, इसीलिए दोनों सिमिलर है। ओके, तो आगे का सेशन जो रहेगा वो हमारा स्टॉक रिलेटेड रहने वाला है। मतलब कि हमने जैसे ईओक्यू से पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। कितनी क्वांटिटी तो समझ गया कि 1000 यूनिट्स प्लेस करना चाहिए, बट जब मैं ये यूज करती जा रही हूँ तो मुझे पता रहना चाहिए कि ऐसी कौन सी लेवल है जब मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे आगे, विच इज़ इन योर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का सेशन हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं, और मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको थोड़ी सी आइडिया दे दी कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए, आई होप आज का जितना भी हमने देखा सेशन किया है वो आपको अच्छे से समझा हो। एक बार बस घर जाके रिवीजन कर लेना, बुक बंद करो, हमने जो 3-4 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से रैंडमली एक क्वेश्चन चूज करो और उसको सॉल्व कर लो, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे खुद आ रहा है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।